नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आजकल सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर अभद्र भाषा का प्रयोग एक प्रचलन बनता जा रहा है। जिस निम्न स्तर पर जाकर लोग भाषा को गिरा रहे हैं, उसके लिए नए ढंग से किसी शब्द को खोजने की जरूरत है। यही हाल आजकल हमारे राजनीतिक माहौल में पिछले कुछ वर्षों से अधिक दिखाई देने लगा है। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी दलों के नेतागण भाषा की मर्यादाओं को लांघते हुए राष्ट्रीय पदों की गरिमाओं को बहुत सस्ता बनाते जा रहे हैं। अपने ऐसे ही बयानों के चलते राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी युवा मोर्चा पंजाब के उपाध्यक्ष अशोक सरीन ने उन्हें कानूनी नोटिस भेजा है। पिछले दिनों राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी को गुंडों, लफंगों और जाहिलों की पार्टी बताया था। सरीन ने उनसे 3 दिन में लिखित में माफी मांगने की मांग की, जिसमें विफल रहने पर एक सिविल और एक आपराधिक शिकायत दर्ज की जाएगी। चड्ढा ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर बयान दिया था। अब भारत के भविष्य को लेकर भय सिर्फ इस बात का लगता है कि यह राजनीतिक अभद्रता देश को किस स्तर पर गिराएगी, कह पाना असंभव है। लेकिन गर्त में पहुंचने के निशान अब साफ दिखाई देने लगे हैं। और इसे कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि बीजेपी स्टैंड्स फॉर भारत की जाहिल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के लफंगे, उनके गुंडे आम आदमी पार्टी के लोगों पे हमले करते हैं। आईआईटी से पढ़े हुए इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करने वाले विश्व प्रसिद्ध दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के घर पर बीजेपी के गुंडे हमला करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें भुलाकर सम्मान देती है, फेलिसिटेट करती है, सिरोपा पहनाती है, शॉल चढ़ाती है, फोटोएं खिंचवाती है, प्रेस रिलीज जारी करती है और सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में लगातार अपनी गुंडागर्दी और लफंगई का परिचय देते हुए कभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हमला किया। 10 दिसंबर 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के घर पे तोड़फोड़ करी, उनके दफ्तर में घुस गए, वहां पर शीशा तोड़ा, कांच तोड़ा, उनके परिवार वालों को, उनकी वाइफ को, उनके फैमिली मेंबर्स को धमकाया। यूजीआर सोनिया विहार में जो दिल्ली जल बोर्ड का है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर, जहां पर पानी का सप्लाई दिल्ली के बहुत बड़े इलाके को उस यूजीआर से दिया जाता है, वहां जाकर बीजेपी के गुंडों ने हमला करने की कोशिश करी, अंदर घुस गए, न जाने पानी से छेड़छाड़ करना चाहते थे, जहर डालना चाहते थे। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। राहुल आनंद जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर इंदुकांत जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ पल्लवी जी, बिल्कुल मिल रही है। सर, मेरा सवाल सीधा सा है कि राजनीतिक स्तर पर ये अभद्र भाषा का जो प्रयोग है, क्या वो प्रचलन बनता जा रहा है? क्या ये अभद्र भाषा सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस्तेमाल की जा रही है? इसके 2 उद्देश्य है पल्लवी जी। जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि लाइमलाइट में आए, और साथ में दूसरा उद्देश्य भी है, और वो ये है कि आप किसी भी तरह से एक स्पेस, जो पॉलिटिकल स्पेस है, उसको कैप्चर करें। पॉलिटिकल स्पेस कैप्चर करने का एक नया तरीका हमारे पॉलिटिक्स में है देश के। वो ये है कि आप अगर कुछ ऐसा बोले जो तीखा हो, जो एक वर्ग के खिलाफ हो और एक वर्ग को सूट करता हो, तो ऑटोमेटिकली जिस वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ गाली सुनने में आनंद आता है, वो आपके साथ, आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आपने एक नई राजनीतिक रेखा शुरू की है खींचनी। उनको ये लगता है, आपको याद होगा कि पंजाब चुनाव के बाद उन्होंने ये कहा कि अब देश की राजनीति में मुख्य विपक्षी पार्टी हम, क्योंकि 2 राज्यों में कांग्रेस भी बची है और 2 ही राज्यों में आपके आप भी आ गई। तो उन्होंने ये कहा कि 2 राज्यों में हम हैं और हम उभरती हुई पार्टी हैं और कांग्रेस का डाउनफॉल हो रहा है। अब ऐसे में उन्होंने, हमें ऐसा लगता है कि कल परसों हमारे कुछ साथियों ने बताया भी जो आप में हैं,
कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग की कि कांग्रेस के स्पेस लेने के लिए, कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ ऐसी हम लोग रणनीति अपनाएं कि जो लोग कांग्रेस के साथ हैं, हमारे बयान, हमारी बातों, हमारे सिद्धांतों को सुनकर हमारे साथ, और एक उन्होंने शायद ये आइडिया लिया होगा कि जो भी भाजपा को गाली देता है, भाजपा को के साथ अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, एक बड़ा संवर्ग है मुस्लिम कंस्टिट्यूएंसी में जो उसको लाइक करता है। तो उन्होंने डेलिबरेटली, आप देखेंगे कि दिल्ली दंगों के बाद एक स्ट्रेटजी के तौर पे इस तरह की गाली गलौज की भाषा की शुरुआत की है, जो निश्चित तौर पर निंदास्पद है। जी राहुल आनंद जी, राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई जगह होनी चाहिए, लेकिन अब तो ये चलन बनता जा रहा है। आपके यहाँ भी बयानवीरों की वैसे कमी नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हर किसी को अपनी अपनी भाषा का मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम स्वस्थ परंपरा में किसी बातों का शुरुआत करते हैं, और थोड़ा देर पहले जो राजनीतिक विश्लेषक दीक्षित जी एक बात कह रहे थे, जिसमें उन्होंने एक बात कही जिसको मैंने मार्क किया, वो दूसरे वर्ग को खुश करने वाला। और जैसे उन्होंने कहा एक बात, इनके राज्यसभा सांसद ने जैसे कहा चड्डा जी ने कि बीजेपी के गुंडे, तो फिर भी उस वक्त कहाँ रहते हैं? ये उस वक्त कहाँ होते हैं जब बंगाल के अंदर अमानवीय व्यवहार होता है, उसमें लोगों को जला दिया जाता है, उस समय इस प्रकार का बयानबाजी कहाँ चला जाता है? दूसरी बात ये, और आपको अगर आप देख लीजिए तो आपको जो आज उभरता हुआ सितारा बनकर नजर आ रहा है, तो आप भी एक ऐसे विकल्प बनते जा रही है जैसे कि टीएमसी एक ऐसा विकल्प हो चुकी है जो गुंडों को संरक्षण देती है। खास करके अगर देखा जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली के अंदर जो जिस प्रकार से दंगाई पार्टी बनते जा रही है, ये जो इसके कंट्रोल से बाहर सारी गतिविधियां होते जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं इसको कटघरे में खड़ा करता है कि आपके हक के बाहर की चीज हो गई है और आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में प्रेरित हो रहे हैं और अपने मुख्य चीजों से, मुख्य मुद्दों से आप भटक रहे हैं। अगर आप बात छठे राज्य यूपी की बात कर ले, तो यूपी में सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है, मगर किसी की कोई हिम्मत नहीं होती है। तो ये शासन चलाने का तरीका और तौर तरीके के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। और जो मीडिया के अंदर जो बैठकर जो बयानबाजी करते हैं खास करके, और जो जिनको समन भी जारी किया गया है कि बीजेपी के गुंडे जो खास करके ये बताते हैं, ये मुझे जरा बताएं कि बीजेपी शासित प्रदेशों में कहाँ इस प्रकार की चीजों को देखने का स्थान आपको प्राप्त हुआ। दूसरा, मुझे इस चीज को भी अलग करें कि देश के अंदर अगर कोई भी कौम की अगर बात कर ले, चाहे वो हिंदू की बात करें या मुसलमान की बात करें, जो दंगाई जो सांप्रदायिकता बनाने वाली जो भाषाएं का ये इस्तेमाल करते थे, वो क्या फलफूलित हो रही है आज के समय में 2014 की बात कर रहे हैं। तो ये दिखता जरूर है कि पॉलिटिक्स करते वक्त भाषा का ख्याल जरूर रखना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लोग रहेंगे तो आपका राज्य जिला रहेगा, जिला रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तभी देश रहेगा। इसलिए उन लोगों से बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है जो अभद्र टिप्पणी करते हैं और देश के अंदर अपने आप को एक ऐसे इस तरह से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि उनको ये लगता है कि आने वाला समय हमारा है। तो मैं आपको इस चीज के लिए बात का भी खंडन कर दूं कि हमारा देश यूं ही गुलाम नहीं बना था। आपके ही हमारे ही देश के कुछ लोगों ने जाकर हाथ मिलाया था, तभी जाकर अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था। फिर की फरमान जो हमारे देश के अंदर शुरू हुए मुगलों के आने का, वो भी हमारे ही देश के किसी लोगों ने जाकर उससे हाथ मिलाया था। तो ये भाषा का मर्यादा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। स्वस्थ और पढ़े लिखे लोगों की तरह जो अगर पॉलिटिक्स करनी है, क्योंकि पॉलिटिक्स करना भी आवश्यक इसलिए है क्योंकि देश की दिशा और दशा तय की जाती है। और आप जो अभी सुझाव दे रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ ये विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए होगा, सिर्फ विपक्ष के लिए ना हो। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर दो प्रकार की पॉलिटिक्स है, एक पॉजिटिविटी की तरफ है और एक निगेटिविटी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से झंझट है। और जहां भी बीजेपी को लोग दबाने की कोशिश किए हैं, वहां बीजेपी उभर कर सामने आई है। तो ये भी देखना होगा कि बीजेपी को दबाने के लिए उन लोगों पे भी कहर ना डाला जाए जो हमारे देश के हिस्सा है, हमारे देश के सदस्य, हमारे देश के एनआरपी, हमारे देश के अंदर रजिस्टर है। तो उनका भी ख्याल रखना होगा। जैसे कि लोग विपक्ष पर बैठ के ये बातें तो जरूर करते हैं कि असहिष्णुता, लेकिन वो उस वक्त जरूर
जरूर भूल जाते हैं, उस वक्त जरूर शतक लगा जाते हैं अपने मुंह पर कि ये सोचकर कि अगर मैं बोलूंगा तो हमारा एक वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसलिए बीजेपी का विरोध करना है, करिए, स्वागत है, क्योंकि सत्ता और पक्ष दोनों आमने सामने होना चाहिए, लेकिन जनता का ख्याल रखते हुए, जनता के हित को आगे बढ़ाते हुए। गुरविंदर जी, जो राघव चड्ढा ने कहा कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, क्या आप उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं? और उसके बाद अब उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है, तो ये कदम आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है? आवाज मिल रही है गुरविंदर जी आपको? ये पल्लवी जी बोल रहे हैं मैं क्या? जी हाँ, पल्लवी बात कर रही हूँ सर, स्टूडियो से। हाँ, पल्लवी जी, ऐसा है कि जो राघव चड्ढा को लीगल नोटिस दिया गया है, ये तो इनकी परंपरा ही है खैर बीजेपी वालों की, कि जहाँ पे ये ज्यादा नहीं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। उनके कहने का असली मकसद क्या था वो नहीं इन्होंने समझा है, लेकिन चलो लीगल नोटिस दिया है तो उसका जवाब राघव चड्ढा है वो देंगे। तो दूसरी बात रही कि ऐसे शब्दों का प्रयोग या भाषा का मर्यादा का ध्यान ना रखना, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया है कि गैर मर्यादा और गैर भाषाई जो शब्द हैं उनको यूज करते रहे हैं। ये दूसरों को, दूसरी पार्टियां जो भी हैं, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो आप पार्टी है, चाहे कोई और पार्टियां हैं, उनके लिए ये प्रधानमंत्री तक भी बहुत शब्द जो ऐसे यूज करते थे जो उनको नहीं शोभा देते हैं। खास करके चुनाव के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक के जितने भी लोग होते हैं वो गैर मर्यादाई जो है वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये शब्द असल में लोगों के मुंह में, आम लोगों के मुंह में, या इनका रिवाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार है। अब आप ये भी बता दीजिए कि राघव चड्ढा कहना क्या चाहते थे और किस तरीके से उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया? क्या उन्होंने नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों की, जाहिलों की पार्टी है? किस तरीके से जाहिलों की पार्टी है सर, ये भी थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। देश में जो इस समय राजनीतिक माहौल जो है वो सारा ही भारतीय जनता पार्टी अपने ढंग से, कहीं पे भी चुनाव आते हैं, उन चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसे हथकंडे अपनाती है जो लोगों में, लोकतंत्र में अलाउ नहीं किए जा सकते। देश में कहां से शुरू हुआ ये राजनीति का, हर एक चुनाव से पहले कोई ना कोई दंगा फसाद या कोई इसकी जो है मर्यादा, उसको भंग किया जाता है। देखो, खरगोन में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो वहां पे गुजरात में हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सभी वहीं से शुरू होकर चलो राजस्थान में करौली में हुआ, वो भी उसी की है। तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही कानून व्यवस्था है, पुलिस इनके पास तो है। कांग्रेस का है सर, करौली में तो कांग्रेस को देखना था। और मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, पश्चिम बंगाल में तो कब से चला आ रहा है, इस पर कोई खास टिप्पणी क्यों नहीं होती सर? पश्चिम बंगाल में तो चुनावों से पहले से चला आ रहा है, अभी तक बंद नहीं हो रहा। क्या वहाँ की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ पर भी जाहिलों की पार्टी है कि नहीं है? पल्लवी जी, कर्नाटका में भी हुआ है, क्यों हुआ है? पहले पश्चिम बंगाल पर टिप्पणी दीजिए, उसके बाद मैं कर्नाटक और राजस्थान पर भी आऊंगी। पश्चिमी बंगाल में जो हो रहा है वो हम उसकी कोई वो नहीं करते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं, वो गलत है, नहीं होना चाहिए। कम से कम इंसानियत को तो देखना चाहिए ना। जो वहां पे सिस्टम चला है उसकी स्टार्टिंग जो है वो उकसाहट पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीचों में चुनाव के दौरान की थी। वो नहीं, उनको वहां पे ऐसे शब्दों की वर्तों करनी चाहिए थी जो वहां पे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की और इनके नेताओं ने की। वहां पे एक तरह का माहौल जो है चुनाव में बिगाड़ा था, जिसको जो आग लगी हुई है अभी तक बुझी नहीं है, जल रही है, और उम्मीद है वो सारी ठीक करने में सरकार जिम्मेवार निभाएगी अपनी, वो ममता जी को निभानी चाहिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, बात घूम फिर के वहीं आ गई। पश्चिम बंगाल में भी जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और बीजेपी की है। राजस्थान में जो हिंसा होती है उसकी जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री जी की और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं अब ये समझना चाहती हूँ, तो फिर राज्य सरकारों की क्या जिम्मेदारी है सर? अगर सब कुछ प्रधानमंत्री को देखना है, माना उनकी है, वो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, राज्य सरकार कहाँ जिम्मेवार होती है?
पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपने सही सवाल उठाया था जो आपने ढिल्लों साहब से पूछा। वो उन्होंने कहा देखिए जहां भी दंगे फसाद हो रहे हैं सब भाजपा शासित पार्टियां सरकारें हैं, और जैसे ही आपने सवाल उठाया कि राजस्थान में तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा राजस्थान में भी वही है। फिर जब आपने बंगाल कहा तो सही कहा आपने कि बंगाल में भी उन्होंने कहा कि ये तो प्रधानमंत्री के कारण हो गया। फिर महाराष्ट्र में भी हुआ, उसके बारे में उनसे पूछे तो वो क्या जवाब देंगे, भगवान ही मालिक है। देखिए इसको इस चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुख्य रूप से ये देखने की बात है कि जहां भी रामनवमी का या हनुमान उत्सव का, हनुमत जयंती के उत्सव या जुलूस निकले, वहां पे हमले हुए। शासन जो भी कर रहा था, आप देखिए झारखंड में लोहरदगा नाम का एक शहर है, वहां पे पिछले वर्ष भी हमला हुआ था और इस वर्ष भी हमला हुआ, और वहां पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी की अलायंस की गवर्नमेंट है। तो अगर ये सोच करके बात करेंगे ढिल्लों साहब कि जहां जहां भाजपा है वहां होती है, ढिल्लों साहब बल्कि इसका उल्टा होना चाहिए। आप देखिए रणनीतिक तौर पे अगर भाजपा की ये कोई स्टेट पॉलिसी होती तो जिन राज्यों में उनके शासन है उनके में ऐसा नहीं होने पाता। अगर उनको करवाना ही होता डिलिबरेटली तो वहां करवाते जहां उनका शासन नहीं होता है, क्योंकि भाजपा लगातार ये दावा करती है कि हम सुशासन देते हैं, लगातार ये दावा करती है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां दंगे फसाद नहीं होते हैं। दंगे फसाद उन राज्यों में होते हैं जहां उनकी सरकार नहीं है, और ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड भी ये बताते हैं ढिल्लों साहब कि वास्तव में जहां जहां बीजेपी के शासन हाल के वर्षों में हमने देखे हैं वहां पे दंगे फसाद कम हुए हैं, नहीं के बराबर हुए हैं। तो आप इस तरह से वेग अगर बात कहेंगे कि जहां इनकी सरकारें वो दंगा कराते हैं तो बात नहीं जमेगी। और आप एक छोटी सी चीज देखिए कि आपकी सरकार थी दिल्ली में, और जब दिल्ली के 2020 के दंगे हुए तो उसमें वहां पे जो मुख्य आदमी साजिशकर्ता पकड़ा गया, जिसके छत से तमाम पेट्रोल बम और ये सारी चीजें फेंकी गई, वो कहाँ से फेंका? वो ताहिर किसके पार्टी के थे? अभी भी आप देखें कि दो कार्यकर्ता, उन्होंने जो गुंडे वाली बात कही दीक्षित जी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कही कि अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था तो इसलिए वो गुंडे हैं। तो आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि वो जो हमला हुआ क्या वो सही था, और अगर वो गलत था तो उन्हें गुंडे कहना कहां तक सही है और कहां तक गलत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं गुरविंदर जी का रुख करूंगी, उसके बाद मैं इंदुकान जी आपके पास आऊंगी। कुछ कहना चाह रहे थे ढिल्लों साहब आपसे, बताइए गुरविंदर जी। गुरविंदर सिंह जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर। चलिए आवाज नहीं पहुंच रही है, आप इंदुकान जी अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद मैं राहुल आनंद जी आपके पास आऊंगी। जी देखिए, जो केजरीवाल जी के घर पे डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, ये तो एक राजनीति, मैं इसको कभी भी समर्थन नहीं करता हूँ इस बात को। किसी भी राजनीतिक दल के जो प्रमुख हैं या नेता हैं, उनके घर पे धरना प्रदर्शन का क्या मतलब है? धरना प्रदर्शन तो हमेशा जो एक डेजिग्नेटेड प्लेस होते हैं, जो जगह होती है, वहां होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये परंपरा सभी पार्टियों ने की है। इसके लिए आप केवल बीजेपी को, केवल कांग्रेस को, केवल आपको नहीं कर सकते हैं। आप देखिए ये ऐसी परंपरा भी हो गई है। अभी आप देखिए जेएनयू का विवाद हुआ, जेएनयू के स्टूडेंट ने क्या इतनी परंपरा बना दी कि अगर पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू की तो उनको छानबीन करने देने में बाधा डालते हुए वो सीधे पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है दिल्ली का, वहां घेराव कर देते हैं, वहां धरना प्रदर्शन कर देते हैं, थाने का घेराव कर देते हैं। अगर आपको पुलिस प्रशासन में विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जाइए, लेकिन आप पुलिस का जो हेडक्वार्टर है उसी की घेरेबंदी कर देंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब करेंगे। ठीक उसी तरह से अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके घर पे धरना प्रदर्शन व्यक्तिगत तौर पे करें तो बताएं उनके परिवार के लोगों ने क्या गलती की है कि उनका घेरेबंदी किया जाए। तो मैं इसको नहीं सपोर्ट करता हूं, लेकिन गुंडा है, बदमाश हैं, ये बातें पॉलिटिक्स में अगर आप कहते हैं तो ये बिल्कुल सीमा का उल्लंघन है और ये किसी को भी शोभा नहीं देता है। और आप ये देखें कि भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी का भी टाइम था। आपने अभी बात कही वेस्ट बंगाल में
कितनी असहिष्णुता है। तो ये तो सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके ये तय करना चाहिए कि भाषा की मर्यादा, क्योंकि वो समाज के आदर्श हैं, सभी को पालन करना चाहिए। समाज के लोग उसको देखकर उसको फॉलो करते हैं। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा पल्लवी जी। आप देखें, अभी कल एक अपराधी को, असलम नाम के, और 2-3 और लोगों को पुलिस अरेस्ट कर रही थी जी। आप टीवी मीडिया से हैं, सारे टीवी कैमरे के सामने वो जो मुख्य अपराधी था जिसने फायरिंग की थी जुलूस पे परसों, वो जो अभी फिल्म आई थी बॉलीवुड की, टॉलीवुड की, पुष्पा, उसकी वो एक्टिंग कर रहा था, ऐसे हाथ कर रहा था। ये तो आजकल ऐसा तमाशा हो गया है कि जो अरेस्ट होता है, जिस पे कानूनी कार्रवाई होती है, वो अपने को ऐसा प्रेजेंट करता है जैसे चिदंबरम के बेटे को अरेस्ट किया गया तो कोर्ट में पेशी में वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अभी आप देखें, नवाब मलिक को अरेस्ट किया गया, ईडी ने किया मुंबई में, तो वो भी ऐसे नारे लगा रहे थे अपने समर्थकों के सामने जैसे कोई क्रांतिकारी जा रहा हो। और अब कल उसी को फॉलो करते हुए आप देखें कि असलम जो गोलीबारी किया, वो पुष्पा की फिल्म की एक्टिंग करके ऐसे हाथ कर रहा था। तो अब ये चीजें बताती हैं कि जो राजनीतिक दल इस ढंग की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको आम जनता में या छोटे अपराधी भी उसको फॉलो करने लगे हैं। गुरविंदर जी। पल्लवी जी, ऐसे है जो इन्होंने बताया है, कुछ मुझे सुना, कुछ कट गया था आवाज में, लेकिन मुझे जैसे सुना उसकी तरह मैं बताना चाहता हूँ। सर, ये दंगा फसाद जो होता है, भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है, जो पुलवामा से शुरू हुआ है, हर चुनाव से पहले कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लोगों का काम करने की बजाय ये ऐसे हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद या धर्म पर आधारित जो दंगे फसाद है, उसमें विश्वास रखने वाली पार्टी है। 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गोधरा कांड हुआ, तो उसके बाद ऐसी दंगा फसाद की देश में राजनीति चली कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और इसी के ऊपर अब नोट करिए आप, मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे अगले थोड़े समय में, कर्नाटका में चुनाव होंगे अगले थोड़े समय में, गुजरात में होने वाले हैं। जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, दंगा फसाद वहीं वहीं पे हो रहा है। वो आप नोट कीजिए जरा, जो देखा जाए पुलवामा का क्या हुआ जी, क्या निकला, क्या लोगों को बताया कि पुलवामा का असल दोषी कौन है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा होती है, कभी कुछ होता है, कभी ये अभी नहीं चलेंगे क्योंकि लोग समझ चुके हैं। अभी उसके बाद ये नया तरीका निकाल लिया कि हर स्टेट का इलेक्शन से पहले कुछ ना कुछ वहां पे छेड़खानी जारी करती जाए, कुछ ना कुछ उभारा जाए। लोगों को ख्याल जो है वो हिंदू मुस्लिम का अगर फसाद पड़ेगा तो नेचुरली है कि हिंदू के मन में इस बात को आगे आएगा कि शायद हमें कोई खतरा है। और वो नरेंद्र भाई मोदी जो हम अपने आप को बड़े लीडर जो हैं वो पेश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सभी जगह होंगी तो हिंदू सेफ होगा, ये मैसेज देना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये संदेश जो है लोग भुगत रहे हैं, लेकिन आगे आगे समझ भी रहे हैं लोग, ये इनकी नीति बिल्कुल नहीं चलेगी, ना इनको कामयाबी मिलेगी और ना ऐसे लोगों को लोग जो हैं आगे आगे पसंद करेंगे। राहुल आनंद जी जी बताइए सर। देखिए, जो गुरविंदर भाई साहब जो बातों को रख रहे थे, तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होने की वजह से मुझे इनके राजनीतिक तरह से इनकी जवाब देनी है, तो मैं इनको बता दूं, मैं इनके सारे पॉइंट्स को लिख रहा था। सबसे पहले उन्होंने जो बात बताई, जाहिल वाली जो बात कही, तो सबसे पहले तो ये एक परिभाषा तय करनी होगी कि गुंडा कौन होता है, जाहिल कौन होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देश की जो छवि खराब करने की जो परंपरा की शुरुआत आप पार्टी की तरफ से की गई थी दिल्ली के अंदर, जब हमारे यहाँ ट्रंप आए थे, तो उस समय जो कृत्य देखा गया, जो दृश्य देखा गया जिसमें लोगों ने जान गंवाई, तो वो जो जाहिल और गुंडा जो इनके पार्टी से बरामद हुआ, ये इसका संज्ञान इनको लेना चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली की जो आज के डेट में जो स्थिति हो गई है, मैं आ रहा हूँ, दिल्ली की जो आज के डेट में स्थिति हो गई है, और आए दिन इनके पार्टी के लोग जो गिरफ्तार किए जा रहे हैं, दंगाई का जो हिस्सा होते जा रहे हैं, तो इसकी भी जवाबदेही आम आदमी पार्टी को लेनी चाहिए। तीसरी बात ये एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि जब चुनाव होता है तब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह का हथकंडा अपनाती है, तो फिर आप उस वक्त क्यों नहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं
कि वन नेशन वन वोटिंग पे हम चलें तो उस समय सारी राजनीतिक पार्टियां पीछे क्यों हट जाती है? क्योंकि हमारे देश के अंदर हर वर्ष हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनाव चलते ही रहते हैं। तो एक नया परिवर्तन हम अपने देश के अंदर कर सकते हैं कि हम वन नेशन वन वोट पे चलें। दूसरी बात, चौथी बात इन्होंने कही कि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लगातार समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से राष्ट्रवाद जग गया है, हिंदुत्व जग गया है। ये हमारी परंपरा और हमारी विचारधारा है। और मैं आपको एक चीज और खंडन कर दूं कि ये वही पार्टी है जो सबूत गैंग हुआ करती थी, जो सबूत मांगती थी भारतीय सैनिकों के पराक्रम पे, आज वही पार्टी है भारत माता की जय कहकर अपने सीएम का शपथ दिलवाती है। तो हमारे मार्ग का अनुसरण किसने किया? हमारे मार्ग का अनुसरण आम आदमी पार्टी ने किया। तो मैं इस चीज को भली भांति कह सकता हूं कि हर कोई अपने स्थान पे राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, होनी चाहिए। पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है राजनीति के पुलवामा अंदर, अटैक को लेकर सवाल उठाया है उन्होंने। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि चुनावों से पहले वो बड़ी सुनियोजित तरीके से किया गया था। अभी तक कोई रिजल्ट नहीं उसका। क्या है कि जब भी हमारे देश के अंदर कोई भी घटना घटती है तो उसको चुनावी हथकंडे से जोड़ के देख लिया जाता है, लेकिन ये उस वक्त भूल जाते हैं कि हमने अपने जवान को भेजकर सर्जिकल और एयर स्ट्राइक भी करा दिया था। तो उस पे जो भारत की शाबाशी देनी चाहिए और तत्काल सरकार का जो पीठ थपथपाना चाहिए, तो उसमें ये कहीं नहीं रहते हैं। और जिस तरह से जो भारतीय पायलट को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, क्या किसी अन्य सरकार की हिम्मत थी कि उसको छुड़ा कर ला देने के लिए? वो सिर्फ और सिर्फ वो गट्स था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री में कि उन्होंने ऐसा रौद्र रूप अपनाया था कि पाकिस्तान को विवश होकर अब हमारे सैनिक को छोड़ना पड़ा। तो ये समझ में आता है। और जहां तक पुलवामा अटैक का विषय है, ये हमारे चर्चा का विषय फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपने छेड़ा तो मैं आपको बताता हूं कि इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जो आरोप पत्र जो दायर किए जा रहे हैं, इसके ऊपर भी जल्दी निष्कर्ष आएगा और सबके सामने ये प्रतीत भी होगा। लेकिन हमें ये चीज जरूर सीखना चाहिए। और मैं एक बात से बिल्कुल सहमत हूं, चाहे हमारे देश के सर्वोच्च व्यक्ति हो या हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हो, उनको अपना एक स्तर तय करना चाहिए कि हमें राजनीति किस प्रकार से करनी है। मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, तो मुझे भी पता है कि शब्द जब मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि मैं लोगों को अच्छा बोलूं तो मुझे अच्छा सुनना भी होगा। तो ये हमारे आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे भी निर्भर करती है। लेकिन हमें अपने देश की संविधान को और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को साइड नहीं करना है। आपको जवाबदेही दिल्ली की जवाबदेही आपको लेनी चाहिए कि दिल्ली के अंदर आए दिन जिस प्रकार की घटना घट रही है, इससे कहीं ना कहीं आपकी सरकार की छवि खराब हो रही है, या फिर आप उस लायक सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि आप उन लोगों पे कार्रवाई कर सके, या तो आपको वोट बैंक का डर सता रहा है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 800 जगहों से हनुमान जी की यात्रा निकलनी थी, लेकिन क्या मजाल था कि किसी ने कोई भी ओछी मानसिकता की हरकत दिखाई हो, क्योंकि वहां डर था। किसका? शासन का डर था कि अगर मैं एक दो जगह छिटपुट घटनाएं हुई हैं राहुल आनंद जी, यूपी में भी एक दो जगह छिटपुट घटनाएं हुई हैं। वहां चुनाव नहीं है ना अभी। वो छिटपुट घटनाएं थी, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं, लेकिन बाबा का जो बुलडोजर का जो डर है, और उनको ये डर है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे भी क्षति पहुंचेगी, मेरे परिवारों से वसूली की जाएगी। अगर ये भाव अगर आप पैदा कर पाती है तो बेहतर होगा। और मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कहता हूं कि ये होना चाहिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस तरह 90 के दशक में कश्मीर छोड़ना पड़ा, और वो दिन जल्दी ही आएगा जब बंगाल के अंदर भी आपको इस प्रकार का दृश्य मिलेगा और दिल्ली इससे छूता नहीं रहेगी। क्योंकि जब भी कोई चिंगारी आग का रूप लेती है तो वो विस्फोट ही कराती है। और जहां तक बंगाल की अगर हम चर्चा कर ले, तो बंगाल में मरने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे, और जब ममता बनर्जी जी गई तो उनके लिए रेड कारपेट बिछा दिया गया था, और उनका कितना बेतुका बयान आया था। तो इस सब चीजों से बचना चाहिए। राजनीतिक अपनी जगह पे है, राज्य अपने जगह पे है, और हम और आप अपने जगह पे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिक्स करती है, तो उसमें ये है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, लास्ट योरसेल्फ का नारा लेके चलते हैं हम। इसलिए हम 3 चीजों को अपनाते हैं, और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी और ये आना चाहिए, और हमारे अंदर की ये राष्ट्रीयता की फीलिंग
हम सबके लिए होनी चाहिए। और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि आपको भी अपनी छवि को सुधारना चाहिए, और खास करके दिल्ली जैसे स्थान पर बैठकर डर का माहौल पैदा ना हो, इसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। गुरविंदर सिंह जी। पल्लवी जी, ये जो इन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी वालों ने कि हम भारत माता की जय लेकर हम शपथ उठाते हैं। भारत माता आपके पास बिकी हुई नहीं है। भारत माता जितनी आपकी है उतनी हमारी भी है। भारत माता की जय हम बोलेंगे क्योंकि इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, इस देश के लिए जीते हैं। हमें भी उतना ही अधिकार है जितना आपको अधिकार है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी मत भूले कि 60-60% लोग जो हैं आपके खिलाफ वोट देते हैं देश में। ओनली 40% के नियर अबाउट वोट आपको मिलता है जिस पर आप राज करते हैं। आधे से ज्यादा लोग आपको नहीं चाहते देश में, लेकिन आपका सीट जो है वो आता है, इसीलिए आप राज करते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि देश अकेले आपका नहीं है, देश हमारा भी उतना है। इस देश में जो रह रहे हैं उनका भी उतना ही है। ये मत भूलिए कि देश सभी का साझा है। देश में आम आदमी पार्टी की आप निंदा करते हैं, देश की सुरक्षा पर आम आदमी पार्टी कभी किसी से समझौता नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी शहीदों के नाम पर अगर किसी सिपाही की शहीदी हो जाती है तो 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा देने का प्रावधान आम आदमी पार्टी ने रखा है। जबकि आपके समय में आम आदमी पार्टी का जो बोला है, मैं उसको ध्यान से सुनिएगा, जबकि आपके समय में पहली सरकारें रही हैं, हमारे किसी जवान की शहीदी बॉर्डर पे हो जाती थी, उसकी डेड बॉडी को कवर भी नहीं किया जाता था, ऐसे उसी के घर भेज दिया जाता था जैसी हालत में होती थी। यह सारा कुछ जो है वो सारा आम आदमी पार्टी ने, जो दिल्ली स्टेट के थे और अभी पंजाब के जो भी शहीदी को प्राप्त होंगे उन सभी के लिए, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे वो सुरक्षा बलों के हो, चाहे वो देश हो, फौज के हो, सभी के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो आम आदमी पार्टी ने पास किया है। और आपकी सरकारें अभी भी बहुत देश में ऐसी हैं जो ये मुआवजा नहीं दे रही हैं। और अगली बात रही, जो दंगा फसाद यूपी में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हुई है, वहां पे आपकी चुनाव नहीं है। जिस साल चुनाव होगा उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है सर, फसाद करवाएंगे। उत्तराखंड में भी चुनाव नहीं है, दिल्ली में भी चुनाव नहीं है, तो यहाँ क्यों हो गए ये दंगा फसाद? छेड़खानी कर रहे हैं यहाँ दंगा फसाद। यहाँ तो ये इनको आपकी सरकार को बदनाम करने के लिए बहाना चाहिए दिल्ली में, इसीलिए करते हैं ये। और उत्तराखंड में अब देखो, मैंने जो नोट करवाया आपको, पल्लवी जी, कर्नाटका में चुनाव की आभास है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, वहां दंगे हो रहे हैं। ये जानबूझकर पुलवामा का इन्होंने जवाब नहीं दिया। अभी तक पुलवामा के दोषी क्यों नहीं बताए गए लोगों को, क्यों नहीं देश को बताया गया कि पुलवामा में दोषी कौन था? ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, एक बार आप ही का रुख करूंगी दोबारा से। अब क्या देश में खुद को सबसे बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी बताने की होड़ लगी हुई है, और उसी का नतीजा ये है कि फिर हम दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि खुद को हम सबसे बड़ा देशभक्त और राष्ट्रवादी घोषित कर सके? नहीं पल्लवी जी, देखिए पैदा किया है देश में, वास्तव में कभी नहीं था ऐसा। जिस तरह की बातें कर रहे हैं गुरविंदर सिंह जी, आपने उनसे फिर सही सवाल पूछा। उन्होंने देखिए 2 मुद्दे उठाए थे, उन पे मैं चाहूंगा कि उनको दोबारा सोचना चाहिए। एक तो पुलवामा पे उन्होंने कहा कि क्या सरकार ने एक्शन लिया। खुद उनको अपने आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि पुलवामा के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार ने कार्रवाई की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद जिस तरह से बालाकोट के एयर स्ट्राइक की गई, दोनों पे सवाल किसने उठाए थे? सर, मैं आपकी सभी बातों पे सहमत हूं। दुनिया में जितनी भी बड़ी चीजें होती, दुनिया में गुरविंदर जी जितने भी देशों में देश दूसरे देश के खिलाफ, आक्रमणकारी देश के खिलाफ कार्रवाई करता है, वहां एक आवाज में उसकी भर्त्सना होती है। आप देखें गलवान में क्या हुआ चीन के साथ। गलवान में हमारे देश के सैनिक जो सहमति थी चीन के साथ, उसके तहत शहीद हुए, लेकिन आज पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि उससे ज्यादा सैनिकों को मार कर करके उन्होंने
बदला ले लिया चीन के। ये हमारी सेना की ताकत है। लेकिन गलवान पे जो एक पक्षीय बातें उठाई विपक्ष ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आप मुख्य रूप से कांग्रेस ने, वो देश के लोगों का मनोबल कम करने वाली बातें थी। इसी तरह से पुलवामा पे आप एक्शन की बात कर रहे हैं। पुलवामा के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उस पे आप बताइए, अपनी सेना से आपने प्रमाण मांगे, कितने दिन तक मांगे थे? लेकिन जब प्रूफ हो गया, पाकिस्तान ने मान लिया, पश्चिमी मीडिया ने मान लिया, तो कभी आपने माफी मांगी? कभी नहीं माफी मांगी। न तो आपने मांगी, न तो कांग्रेस ने मांगी, न तो ममता बनर्जी ने मांगी। जो देश के मुद्दे होते हैं गुरविंदर जी, अभी तक उसमें इस प्रूव तरह नहीं की किया राजनीति शोभा गवर्नमेंट ऑफ नहीं इंडिया देती ने। है। दूसरा, अभी तक प्रूव अगर आप नहीं मेरी किया बात- है। अच्छा, ठीक है, एक एक करके बात पुलवामा के करेंगे, दोषी क्यों नहीं बताए गए सर? एक एक करके बात करेंगे। गुरविंदर जी, इंदुकांत जी, आपने कहा- आपका दूसरा पॉइंट हम सुनेंगे, उससे पहले बस हम एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं सर, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आप ही का रुख करेंगे, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद ढिल्लो जी आ रही हूँ मैं, आप ही के पास आऊंगी। बताइए दीक्षित साहब। जी देखिए, गुरविंदर जी ने अपने पक्ष रखे और ये सच बात है कि ऐसा नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी ने कोई काम न किया हो देश हित का, राष्ट्रभक्ति की। जैसे उन्होंने कहा कि जितने भी शहीद होने वाले जवान हैं उनके लिए उन्होंने दिल्ली में 1-1 करोड़ उनके परिवार के लोगों के लिए बात कही। तो ये एक नई परंपरा की शुरुआत की कि देश के आन बान शान के लिए अगर कोई शहीद होता है तो उसका सम्मान देश में, देश के समाज में होना चाहिए, और इस तरह से होना चाहिए कि परिवार कभी भी अपने को अकेला या निर्धन न महसूस करे। लेकिन देखिए गुरविंदर जी, जिस तरह से 2014 में चुनाव में, राजनीति में आने के समय 2013-14 में तमाम लोगों पे आप लोगों ने सवाल उठाए, तमाम प्रश्न पूछे, हर रोज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अरविंद केजरीवाल जी और सवाल पूछते थे। हश्र क्या हुआ उसका? मैं ये राघव चड्ढा जी के बयान के बारे में, उसके रेफरेंस में ये बात आपसे कहना चाहता हूं। हर जगह कोई ही जगह ऐसी बची होगी, चाहे अरुण जेटली जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मतलब कोई भी पार्टी हो जिनके खिलाफ आपने आरोप लगाए, सबसे देश भर की कोर्ट्स में घूम घूम करके आपने माफी मांगी। क्या रह गई आपकी क्रेडिबिलिटी कि आप जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों में कोई दम नहीं होता है? तात्कालिक लाभ के लिए आप आरोप लगाते हैं, तात्कालिक लाभ के लिए आप अपशब्दों का उपयोग भी कर लेते हैं, बाद में माफी मांग लेते हैं। और एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, देखिए इस ढंग के अपशब्दों के उपयोग को आप किसी भी चुनाव से न जोड़ें। अभी पल्लवी जी ने आपने सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया। उत्तराखंड में बताएं कौन सा चुनाव है, वहां तो चुनाव अभी खत्म हुआ। झारखंड में कौन सा चुनाव है जहां पे अभी दंगे फसाद और हिंसा हुई? मैंने बताया कि लोहरदगा में पिछले साल भी हमला हुआ रामनवमी के जुलूस पर, और अभी भी हुआ। पश्चिम बंगाल में कौन से चुनाव हैं? और चुनाव देखने चलेंगे तो 2 साल बाद, 1.5 साल बाद चुनाव है। इस तरह से तो आप कह सकते हैं कि अभी जहां भी चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, यहां भी 5 साल बाद चुनाव होने हैं, इसलिए हो रहा है, राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। यह तर्क उचित नहीं मैं मानता हूं। जी गुरविंदर जी, ये जो तर्क आप नहीं मानते हैं, लेकिन मेरी बात जो मैंने कही है सर, वो आपने नहीं लिखी कि जहां जहां चुनाव ड्यू हैं वहां वहां पे ही ये जो है चिंगारी भड़काई जा रही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपको याद होगा शायद, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के, उन्होंने गोधरा कांड के बाद नरेंद्र मोदी को एक बात कही थी कि राज धर्म का ध्यान रखा जाना अति जरूरी है। क्यों कहा था? क्योंकि वो समझते थे कि नरेंद्र भाई मोदी किसी और नेचर के मालिक हैं, और उनकी जो बातें थी उनको इग्नोर किया गया था। और हमारे देश की बदकिस्मती है कि ऐसी सोच वाले लोगों को, जो दंगे फसाद करवा के राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं, उनको देश में मौका मिल गया है तो वो उसी सोच के अनुसार काम कर रहे हैं, उसी सोच से चल रहे हैं। मैंने जो निवेदन किया था कि जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी किसी भी स्टेट में जाते हैं और इतनी गिरावट की बातें करते हैं जो उनको शोभा नहीं देते, वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं वहां पे।
लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि वो राजधर्म में ख्याल रखना चाहिए कि वो देश के नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और जो छोटी छोटी नीची नीची बातें करके वो स्टेट में, देश में राजनीति चला रहे हैं, वो उनकी ज्यादा देर नहीं चलेगी। काठ की हांडी एक बार दो बार चढ़ती है, उसके बाद नहीं चढ़ती है, ज्यादा समय नहीं लगता है। राहुल आनंद जी, 2024 की तैयारी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, ये तो सियासी अखाड़ा है और हर किसी की व्यक्ति की आजादी है कि लोकतंत्र के मंदिर में अगर भरोसा है, अगर लोकतंत्र के मंदिर में भरोसा है तो ईवीएम को झूठा नहीं कहना है, तभी 2024 की तैयारी करनी है। क्योंकि इन्हें तो सबसे पहले तो बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है पल्लवी जी, कि जब जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा होता है तब तक इन्हें ईवीएम की इज्जत को ये मिट्टी में मिलाते हैं। और यही नहीं, इन्होंने तो अपनी विधानसभा में प्रूफ भी करवाया था इस चीज को, फिर भी इस प्रकार के बयानबाजी इनके आते हैं। और एक सबसे अच्छी बात जो बात की, क्या है राजधर्म? राजधर्म की परिभाषा क्या है? राजधर्म का पालन किस प्रकार से होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि वही राजा है जो अपनी प्रजाओं का सुख का ख्याल रखते हुए देश की समृद्धि को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय स्तर पर देश की सुरक्षा का अगर निर्वहन सही से करता है तो वो राजधर्म है। अगर इस निर्वहन को पूरे करने में अगर कोई तकलीफें आती हैं तो राजधर्म के तहत उसे अपने पुलिस बलों को ये अधिकार भी प्राप्त है, देने की आजादी है कि वो इसका शस्त्र का इस्तेमाल करके उसको कायम रखें। ये राजधर्म होती है। और राजा हमेशा प्रजा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहता है। और जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, आज जो हमारे देश के अंदर जो हमारे देश का जो सम्मान बढ़ा है और हमारे विश्व हमें उम्मीद की नजरों से देख रहा है। और यही नहीं, और आज जब पूरे पश्चिमी देश भारत के खिलाफ हैं, उस समय भारत रशिया के साथ है, तो ये है राजधर्म। और जब अमेरिका जैसे देशों को नतमस्तक करने के लिए अगर राजा अगर कैपेबल है तो ये है राजधर्म। तो राजधर्म का पालन कैसे करना है और राजधर्म कैसे चलाना है, और राजधर्म के अंदर आज दंगा ना हो और राजधर्म जो नहीं कर पाए, दंगाइयों का साथ दे, उसे क्या कहेंगे? उसे भी कोई परिभाषा और उसे भी एक शब्द देकर उसका खंडन करना होगा। इसलिए ये अति आवश्यक है हमारे देश के अंदर सशक्त रहना और हमारे देश को मजबूती के साथ खड़ा करना। आप लड़िए, 2024 आपके सामने है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हर पार्टी की होती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन 2014 से 2019 का जो भी सफर रहा, जो 2 पारी का जो सफर हुआ, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बढ़ाई है और ये आगे बढ़त बनेगी। और अभी विपक्षी दल में तो सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि इनका दुल्हा कौन चुना जाएगा, प्रधानमंत्री बनेगा कौन, पहले इसको ये तय कर ले। कभी ममता दीदी खुद को कहती है, कभी आप कहती है कि मैं बनूं, या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस के पीछे नहीं है तो सारी पार्टियां अपने अपने दूल्हे को आगे करती है, लेकिन बनेगा कौन, ये एक चर्चा का विषय अगली बार जरूर होना चाहिए। और जहां तक राजा का धर्म और कर्तव्य की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि ये राजा वैसा ही होना चाहिए जो शासन कड़ाई के साथ करे और अपने देश के अंदर हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी सुनिश्चित करे और अपने देश को सुरक्षा के साथ अपने हाथों में रखे। ये राजधर्म है। ठीक है। और यही नहीं, ये उनको मैं ये भी स्मरण करा दूं कि 2014 के पहले जो भी सरकारें थी वो हमारी भारतीय सेना का सर काट कर लेके चली जाती थी और माता घर में रोकर कहती थी कि इसका मुझे बदला चाहिए। और आज 2014 की बात की सरकार है जो राजधर्म का पालन करते हुए, आप देखिए कश्मीर को खाली कर दिया, आप देखिए पाकिस्तान को हटा दिया। और यही नहीं, चाइना जैसे महाशक्तिशाली देश जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, उसको भी जवाब दिया और उसको भी नतमस्तक किया। तो ये है राजधर्म। गुरविंदर जी, अभी मैं कुछ बयान पढ़ रही थी अरविंद केजरीवाल के। बयानों में तो उनकी भी कमी नहीं रही है सर। उन्होंने तो प्रधानमंत्री को कायर और मनोरोगी तक कह दिया था और न जाने किस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं। आपको प्रधानमंत्री के बयान दिखते हैं क्या अरविंद केजरीवाल के बयान, और आपके नेताओं के बयानों पर आपकी नजर जा रही है कि बयानवीरों की कमी आपके यहाँ पर भी नहीं है?
मेरी जो सोच है, लगभग 30 साल से मैं राजनीति में हूँ। हाँ। मैंने कभी इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा है। देखो, प्रधानमंत्री कई आए हैं पिछले समय में, लेकिन शरेआम सफेद झूठ बोल जाए प्रधानमंत्री, हमारा भी सर झुक जाता है। प्रधानमंत्री ने 2014 की ये बात कर रहे हैं। 2014 में बोला था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 15 लाख रुपए हर सभी के खाते में डालेंगे। क्या ये झूठ नहीं है? क्या 2 करोड़ नौकरी दी है? 2 करोड़ नौकरी अभी तक 14 से अभी तक नहीं दे पाया। 15 लाख का झूठ बोलकर आप सत्ता में आए। अरे रोज पेट्रोल बढ़ रहा है 80 पैसे, 40 पैसे, 50 पैसे। ये कैसा राज धर्म निभा रहे हैं आप? कैसे लोगों से आप कर रहे हैं? महंगाई की पिस रहे हैं लोग, लेकिन आपको कोई ध्यान नहीं है। आप सिर्फ सत्ता और 8-8 हजार करोड़ के जहाज लेने में मस्त है। आपको सिर्फ सत्ता दिख रही है। सत्ता प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देश में लोग, गरीब लोग कैसे पिस रहे हैं उसका ध्यान आपको बिल्कुल नहीं है। आप राज धर्म को एक साइड पर रख के यहाँ पे राज जो है राजाओं की तरह कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। आपको लोगों ने चुना है। बताइए आनंद साहब। देखिए, गुरविंदर साहब जो बात कह रहे थे कि सबसे बड़ा झूठे प्रधानमंत्री जो ये अपने शब्दों से कह रहे थे, तो मैं इनको बता दूं कि इनके भी जो मुखिया हैं वो हर जगह माफी ही मांगते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो 15 लाख वाला जो बात जो हर कोई कहता है, तो मैं आपको गिना देता हूं इंस्टॉलमेंट। मैंने तो अपने आधार को अपडेट करा लिया था, आप अगर करा ले तो शायद आपके भी अकाउंट में वो पैसे आ जाएंगे। पहली बात कि जब 370-35 से हटा, वो दिन हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आया 15 लाख का। दूसरी बात, जब गलवान में जाकर चाइना को नतमस्तक कर दिया, उस दिन आया वो शक्तिशाली देश को जब पीछे खदेड़ दिया, उस दिन हमारे देश में आया दूसरा इंस्टॉलमेंट। और यही नहीं, जब पाकिस्तान में घुसकर जब चढ़कर उरी और सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उस दिन हमारे 15 लाख रुपए आए। तो ये 45 लाख रुपए का जो इंस्टॉलमेंट है वो हमने ले लिया। मैं आप जो 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, तो 2014 के बाद लगभग 3 खरब से ऊपर मुद्रा योजना के अंतर्गत पैसे का वितरण किया गया है, जिसके वजह से आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर रोजगार को तैयार करने के लिए लगभग 8 करोड़ युवाओं को स्वरोजगार शुरुआत कराई गई है। और जहां तक नौकरी देने की बात है, तो नौकरी में भी लगातार बढ़ोतरी की गई है। अभी कुछ दिन पहले की मैं आपको बता दूं, जो रेलवे के परीक्षा थे उसमें लड़कों को ज्वाइनिंग कराई गई। और जो एक सबसे बड़ा जो चुनावी एजेंडा था, खास करके उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें लगभग 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई। तो इसलिए ये कहने और बनाने दोनों में बड़ा फर्क है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर रोजगार बढ़ेगा, अगर व्यवसाय बढ़ेगा, तो हमारे देश के अंदर रोजगार भी बढ़ेगा। अब उन आंकड़ों को भी उठाकर देखिए, और यही नहीं, CII के आंकड़ों के अंदर बेरोजगारी दर को भी देखिएगा, तो बेरोजगारी दर अभी घटकर लगभग 5 के आसपास आ चुका है, जबकि कोरोना के समय वो सबसे ज्यादा था। अगर वो घट रहा है तो इसका मतलब रोजगार सृजन कहीं ना कहीं हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा या हमारे सरकार के माध्यम से, जो उचित हो सकता है किया जा रहा है। तो आंकड़ों का अगर अध्ययन करेंगे तो निश्चय ही आपको ये पता चलेगा कि हमारे अंदर दर परत जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने की थी, उसको पूरे करने में वो सक्षम रही है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, सबसे बड़ा झूठा कौन? सबसे बड़ा झूठा वो जो देश के हित के खिलाफ बोले। सबसे बड़ा झूठा वो जो समाज के खिलाफ बोले। सबसे बड़ा झूठा पल्लवी जी वो जो अपनी पुरानी कही हुई गलत बातों को याद न रखे। लिहाजा मैं किसी का नाम न लेकर ये कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को अपने पहले कही हुई चीजों को, पहले किए गए आचरण को याद रखना चाहिए, तो वर्तमान में जो चीजें हो रही हैं उसकी वो प्रॉपर एनालिसिस कर पाएंगे। और जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर इस ढंग की बातें करते हैं, ये किसी को भी शोभा नहीं देता। मैं गुरविंदर जी से सहमत हूं, लेकिन गुरविंदर जी, इसी देश के कुछ नेता जाके पाकिस्तान में भाषण देते हैं कि आप हमारी मदद करिए जिससे कि मोदी सरकार को हम वहां से हटा दें। तब तो आपका बयान नहीं आया।
तमाम पार्टियों के लोग दूसरे देशों में जाकर, राहुल गांधी ने जाकर के विदेशों में कई जगह पे सभाएं कर मीडिया से इंटरेक्शन में कहा कि हमारे देश में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हालात ये है कि पाकिस्तान को जब 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में यूएन में इस मुद्दे को उठाने की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने हमारे विपक्ष के नेताओं के बयान अखबारों में और मीडिया में जो आए थे उसकी क्लिपिंग्स लगा के यूएन में पेश किए। ये देश है। अगर देश ऐसे चलता है तो ये बताएं आप किस प्रधानमंत्री की और किसकी बात करेंगे कि कौन गलत है और कौन सही है। गुरविंदर जी, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही है जी। बिरयानी खाने के लिए रास्ते में जहाज उतार लेते हैं पाकिस्तान में, लोगों के पास निंदा पाकिस्तान की, और खुद बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान में उतर जाते हैं। अगली बात, इसी में मेरा ख्याल सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये मूर्ख बनाने की राजनीति जो चल रही है देश में, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी सर। ये लोग समझ जाएंगे, लोग ज्यादा देर नहीं इन बातों पर भरोसा करेंगे। जो देश में प्रधानमंत्री झूठ में, मेरे ख्याल में आपको पूछा, झूठ में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री हमारे देश का जो नेता है वो सबसे बड़ा झूठा है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। अगली बात रही हमारी पार्टी की, हमारे नेताओं ने कहीं झूठ बोला, कहीं झूठा वादा किया, तो उसके लिए हम नहीं है। बिल्कुल हमने जो वादा किया वो पूरे निभाए। इसीलिए तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाई, और पंजाब में सच्चाई के कदम पर चलते हुए जो आप बार बार मुआफियों की बात कर रहे हैं, वो हमने बता दिया था कि क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल जी को उलझाया जा रहा था, समय नहीं था, क्योंकि दिल्ली में आपकी पॉलिसी थी हमें सीएम अरविंद केजरीवाल को पंजाब में उलझाया जाए, दिल्ली में सीट खाली हो, नहीं होने पाएगी। जहां जहां हम आ रहे हैं सर, हम हमारा दावा हम लिख कर देने को तैयार हैं। ना दिल्ली से कभी जाएंगे, ना पंजाब से कभी जाएंगे, आने वाले चुनाव में गुजरात में भी आओगे, हिमाचल में भी आएंगे। राहुल आनंद जी, राघव चड्ढा के बयानों पर चर्चा करने बैठे थे, यहाँ बड़े बयान तो गुरविंदर जी ने दे दिए। एक तो उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं, उसके अलावा उन्होंने बोल दिया है कि वो इतनी आसानी से दिल्ली से नहीं जाने वाले। देखिए, तो पंजाब से बात ये पंजाब है से भी नहीं जाएंगे। गुरविंदर जी जो शब्दों का जो माया जाल जो रच रहे थे, हाँ। और शब्दों के माया जाल में ये खुद फंस गए। और मैं आपको इस चीज के लिए फिर से भरोसा दिलाता हूँ कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन सत्ता पक्ष का काम है कार्य करना। तो हम काम करने वाले हैं और हम काम कर रहे हैं, और हम देश को सुरक्षित हाथों में रखे हैं। और यही नहीं, जो जिस शैली को हमने अपनाया उस शैली का अनुसरण अब आप करने लगे हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि राजनीतिक में मशवरा देना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना कर जाइए कि जो एक सर्वोच्च पद पे जनता ने चुनकर बैठाया है उसी को आप गलत ठहराने लगिए। आपके हमारे बीच में मत का भेद हो सकता है, लेकिन ये जो मन और शब्दों का जो भेद आप बनाएंगे तो उससे आपको ही आने वाले भविष्य में नुकसान होगा, उससे आपकी व्यक्तिगत क्षति होगी और आपकी पार्टी की व्यक्तिगत क्षति होगी। अगर झूठे प्रधानमंत्री जी हैं आपके हिसाब से, तो फिर अच्छे आप भी नहीं है कहीं, क्योंकि आप हर जगह आरोप लगाए हैं और जाकर माफी मांगे हैं। और हमने किया है, हमने अपने देश से जो भी वादा किया था अपने मैनिफेस्टो के अंदर, वो सारे वादों को किया है। नहीं तो आपसे तो आने वाले 50 जन्म में भी राम मंदिर नहीं खड़ा होता, और आने वाले 50 जन्मों में भी 370-35 से नहीं हटना। इसलिए जो आज हमारा चर्चा था खास करके, उससे हम सब भटके जरूर, क्योंकि इस सवाल का जवाब देना आवश्यक हो गया था। बेहतर ये होगा कि हम अपनी राजनीतिक गतिविधियों पे ध्यान रखें, और शब्दों की जो मर्यादा है उसका हर कोई ख्याल रखे। अगर आप एक चश्मे से भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो उसी चश्मे से विपक्ष ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए है और तमाम राजनेताओं के लिए अपने अपने बयानवीरों पर लगाम लगाने की वाकई में बहुत जरूरत है, क्योंकि राजनीति का स्तर काफी नीचे गिरता जा रहा है इन बयानों की वजह से। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।